आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प और भारत के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। हम बात करेंगे कि भारत एक सर्विस आधारित इकोनॉमी से एक प्रोडक्ट नेशन यानी एक निर्माता राष्ट्र बनने के सफर पर कैसे आगे बढ़ रहा है। और ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम आज इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। असल में हाल ही में संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि दुनिया भर में जो आर्थिक उथल-पुथल मची हुई है, उससे निपटने के लिए भारत को अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव लाना होगा। देखिए हो क्या रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव जैसे वैश्विक संघर्षों ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। ऊपर से व्यापार में बढ़ता संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी वजह से एक नई और मजबूत रणनीति की जरूरत महसूस की जा रही है। इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम वैश्विक व्यापार पर मंडरा रहे खतरे को देखेंगे, फिर प्रोडक्ट नेशन के सपने का क्या मतलब है ये समझेंगे। इसके बाद इस रास्ते में आने वाली बड़ी चुनौतियों की बात करेंगे, फिर सफलता के ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे और आखिर में एक आत्मनिर्भर भारत का भविष्य कैसा हो सकता है इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर ये पूरी चर्चा टिकी है, यानी आज के दौर में वैश्विक व्यापार किन बड़े खतरों से घिरा हुआ है। आज की दुनिया सहयोग से ज्यादा संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब है कि देश अब एक दूसरे की मदद करने के बजाय सिर्फ अपने फायदे का सोच रहे हैं। इससे सामान और ऊर्जा के ग्लोबल फ्लो में बड़ी रुकावटें आ रही हैं। इन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण हर देश अपनी आर्थिक निर्भरता पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो गया है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। भारत के लिए एक प्रोडक्ट नेशन बनने का असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ सामान को जोड़ने वाले यानी एक असेंबलर से एक निर्माता यानी एक क्रिएटर बनने का सफर है। तो प्रोडक्ट नेशन होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा देश है जो सिर्फ बाहर से सामान मंगाने वाला यानी एक नेट इंपोर्टर होने के बजाय खुद हाई वैल्यू वाले सामान बनाता है, उनका उत्पादन करता है और फिर उन्हें दुनिया भर में बेचता है, यानी एक नेट प्रोड्यूसर बनता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे स्माइल कर्व कहते हैं। ये कर्व हमें दिखाता है कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू चेन में असली पैसा यानी असली वैल्यू कहाँ छिपी होती है। चलिए इसे जरा करीब से देखते हैं। यहाँ देखिए, ये है स्माइल कर्व। ध्यान दीजिए कि कर्व के सबसे निचले हिस्से में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली। यहाँ सबसे कम वैल्यू बनती है। असली मुनाफा तो कर्व के दोनों ऊंचे सिरों पर है। एक तरफ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D, डिज़ाइन और ब्रांडिंग, और दूसरी तरफ है मार्केटिंग, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सबसे अच्छा रियल लाइफ उदाहरण है एप्पल और फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन जो एप्पल के लिए आईफोन्स असेंबल करती है, उसकी मार्केट कैप लगभग $85 बिलियन है। वहीं एप्पल जो डिज़ाइन, ब्रांडिंग और R&D पर फोकस करता है, उसकी मार्केट कैप $3 ट्रिलियन है। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाता है कि असली वैल्यू सिर्फ असेंबली में नहीं बल्कि क्रिएशन में है। तो सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने का रास्ता आसान नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि भारत के सामने इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें कौन-कौन सी हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में निवेश की कमी। भारत अपनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP का सिर्फ 0.65% ही R&D पर खर्च करता है, जो कि हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट बनाने की महत्वाकांक्षा के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या है हमारी आयात पर निर्भरता, खासकर ज़रूरी कंपोनेंट्स के लिए। ये चार्ट दिखाता है कि भारत अपनी ज़रूरत के लगभग 70% सेमीकंडक्टर्स, जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होते हैं, वो बाहर से मंगवाता है। इसका मतलब साफ है कि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में ज़रा सी भी गड़बड़ हुई तो हम पर उसका सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इनके अलावा प्राइवेट सेक्टर से कम निवेश, जटिल नियम कानून, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, स्किल्ड लोगों की कमी, और सबसे बड़ा खतरा ये है कि कहीं हमारा मेक इन इंडिया मिशन सिर्फ असेंबल इन इंडिया बनकर न रह जाए। तो हमने समस्याओं की बात कर ली, अब समाधान पर आते हैं।
आखिर इस बड़े लक्ष्य को हकीकत में बदलने का ब्लूप्रिंट क्या है? हमें करना क्या होगा? इसके लिए एक 4 आयामी रणनीति अपनाई जा रही है। पहला, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी पीएलआई जैसी योजनाओं से मैन्युफैक्चरिंग को ताकत देना। दूसरा, बेहतर रोड, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स पार्क बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। तीसरा, अपने वर्कफोर्स को भविष्य के लिए तैयार करना, खासकर एआई जैसी टेक्नोलॉजी के लिए। और चौथा, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स जैसे हब बनाकर नए आइडियाज और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। और अच्छी खबर ये है कि ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, ये बदलाव जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। चाहे वो डिफेंस में स्वदेशी हथियार हों, अंतरिक्ष में हमारा गगनयान मिशन हो, दुनिया भर में फैलता यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई हो, या फिर सोलर एनर्जी में हमारी बढ़ती ताकत हो। अब हम अपने आखिरी खंड पर आते हैं, एक आत्मनिर्भर भविष्य। सोचिए, अगर भारत इस राष्ट्रीय मिशन में सफल हो जाता है तो आने वाले कल का भारत कैसा दिखेगा? यहाँ हमारा आखिरी लक्ष्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्री 5.0 अर्थव्यवस्था बनाना है। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जो इंसानों को केंद्र में रखेगी, पर्यावरण का ध्यान रखेगी और किसी भी संकट का सामना करने के लिए मजबूत होगी। इसमें टेक्नोलॉजी इंसानों की मदद करेगी, उनकी जगह नहीं लेगी। तो हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जिस तरह से दुनिया में ट्रेड वॉर्स और जियोपॉलिटिकल तनाव का माहौल है, क्या भारत इन सभी चुनौतियों को एक अवसर में बदलकर दुनिया का अगला बड़ा प्रोडक्ट पावर हाउस बन सकता है? ये देखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।